अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के मायनाज माहिर क़ानून और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, कुछ बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर। इसके अलावा अख्तर मैंगल साहब के मिक्स सिग्नल्स पर भी जिक्र करेंगे। PIA की जो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को दी गई है उसकी बात भी करेंगे। अली ज़ैदी साहब का JITs पब्लिक करने का मुतालबा, इससे मुतालिक भी बात करेंगे निज़ामी साहब। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में इस वक्त जो मुसद्दिका केसेस हैं कोरोना के वो 1,82,000 हैं। 3604 लोग जान से जा चुके हैं, 71,458 सेहतयाब हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि शुक्र है कि मोदी वाला लॉकडाउन नहीं लगाया, और अगर सूबे मुझसे पूछ लेते तो ऐसा लॉकडाउन ना होता। निज़ामी साहब आपके कमेंट्स। हाँ जी, मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि जो अगर उनका बस चले तो कोई लॉकडाउन ना हो। और उनकी हुकूमत इस्लामाबाद में आज मज़ीद एरियाज़ को लॉकडाउन कर रही है। असद उमर साहब कहते हैं कि अगर लॉकडाउन 3% होता है तो 40% केसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो ये अजीब मिस किस्म के सिग्नल्स हैं। चौधरी साहब भी लॉकडाउन में बैठे हैं, हम भी लॉकडाउन में। तो एतजाज़ साहब आप बताइए कि इस बारे में आप हुकूमत की हिकमत अमली को किस तरह देखते हैं? हुकूमत की हिकमत अमली तो आरिफ साहब इस मामले में कोई ख़ास समझ नहीं आई, क्योंकि कभी महसूस होता है कि ये बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन के हक़ में है, कभी ये महसूस होता है जो सबसे पहला इम्प्रेशन तो था वो ये था कि वज़ीर आज़म बड़े नरम से लॉकडाउन के हक़ में थे कि वो सिलेक्टिव लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन स्मार्ट हो कि जिसके तहत कारोबार भी चलते रहें, बाज़ार भी खुले रहें। और ख़ासकर उनकी ये एक बार बार जो उन्होंने कहा तो बात की थी कि जी जो दिहाड़ीदार है वो भूखा मर जाएगा, उसके लिए भी कोई गुंजाइश रहे कि दिहाड़ी उसकी चलती रहे, यौमिया उसकी उजरत उसको कुछ मिलती रहे। तो दूसरी जानिब अब जो भी फ़ैसले हुए हैं वो फ़ैसले तो वफाकी हुकूमत की मंशा और मर्ज़ी को या के मुताबिक हुए हैं या उसको शामिल करके हुए हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि जी वफाकी हुकूमत में कि हम बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ये तो CCI और एक जो इन्होंने और बॉडी बनाई है कोरोना पे, COVID-19 पे, वो उस बॉडी लार्जर बॉडी उनके उसमें चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं चारों, और वफाकी हुकूमत भी होती है, और इत्तफाक राय से ही सारा कुछ हो रहा है जो हो रहा है। बीच में एक ज़रा मुश्किल डाली थी, अगर किसी ने फ़ैसला हतमी किया है इस मामले में तो वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसने कहा कि लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए और दुकानें बंद ही नहीं की जा सकती। आर्टिकल 4, आर्टिकल 18, आर्टिकल 25 को लेके, और किसी दुकान को सील नहीं किया जा सकता, कोई SOPs एनफोर्स नहीं किए जा सकते, वर्चुअली ये कह दिया था। और वो लॉ, वो कानून मेरे ख्याल में वो फैसला अभी तक मौजूद है और वो कानून है पाकिस्तान। अगर कोई चैलेंज करे उसकी बुनियाद पे इसको, उसके तहत तो सब कुछ खुल जाना चाहिए। एतजाज़ साहब एक ब्रेक लेते हैं, एक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो कहा कि अगर सूबे पूछ लेते थे, इस अगर का 18वीं तरमीम से क्या ताल्लुक है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, एक तो आप हुकूमती पॉलिसी कोरोना को लेके इससे मुतालिक अपनी बात कंटिन्यू करें। दूसरा, ये जो अगर सूबे पूछ लेते तो ऐसा लॉकडाउन ना होता, ये अगर का लफ्ज़ 18वीं तरमीम के बाद आया है। व्हाट डू यू थिंक, 18वीं तरमीम के जो समरात थे वो पहुँचे हैं अवाम तक? ये जो 18वीं तरमीम का इशू उठाया जा रहा है
ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इसकी इतनी मौजूनियत है इस वक्त। मौजू होती बात यकीनन होती है 18वीं तरमीम को अगर वफाकी हुकूमत उठा के शिकवा कर रही होती कि फ़लाँ सूबे ने हमारी बात नहीं मानी, और मैं तो देख रहा हूँ कि गुज़श्ता 3-4 मीटिंग्स या कम अज़ कम महीने डेढ़ से तो हर बात एक कंसेंसस से और इत्तफाक राय से हो रही है। और सूबा सिंध ही एक है जिसके बारे में ज़्यादा शिकायत हो सकती है सूबा वफाकी हुकूमत को। और सूबा सिंध तो बार बार ये कहता है, वो नासिर शाह साहब भी आके कहते हैं, वो अपने नौजवान मुर्तज़ा वहाब हैं, वो भी यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। और मुराद अली शाह भी यही कह रहे हैं, जब वो मीटिंग में जाते हैं वो कहते हैं जो फैसला वफाक करेगा वो हमारी राय ये है, लेकिन फैसला वही होगा, अमल हम उसी पे करेंगे जो वफाक करेगा। जिस मीटिंग के पे जाते हुए वो ये ज़रूरी है कि वो अपनी राय देते हैं, वापस आते हुए वापस मीटिंग के ख़ात्मे के बाद वो वही काम कर रहे होते हैं जो वफाक की जानिब से हिदायत होती हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा की जानिब से हिदायत होती हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत होती हैं, वफाकी किसी और अदारे या वो उस मीटिंग में उस नशिस्त में जो फ़ैसले होते हैं वो वफाक के मुताबिक ही हैं। तो इसमें लॉकडाउन में और इसमें तो मुझे शिकवा 18वीं तरमीम के हवाले से बनता नज़र नहीं आता। वो शिकवा ये 18वीं तरमीम के साथ वफाकी हुकूमत को बज़ाहिर ये शिकवा है कि इससे सूबे ज़रा आज़ाद हो गए हैं और वो अपनी पॉलिसी ख़ुद बना सकते हैं। एक ये है, और एक दूसरा ये है कि वफाक के पास कोई वसाइल नहीं रहे, वसाइल सारे सूबों के पास चले गए। ये बज़ाहिर दो उनके एतराज़ात हैं जो इसमें जब इत्तफाक राय ही हो वहाँ तो नहीं बनता, वहाँ कि लॉकडाउन किस किस्म का होता, अगर होता या ना होता, अगर सूबे इख्तलाफ करते या इत्तफाक करते। मुझे नहीं इस बात की समझ आई, क्योंकि मैं तो यही देख रहा हूँ कि सूबा पंजाब वज़ीर आज़म का अपना है, खैबर पख्तूनख्वा उनका अपना है, सिंध जो है वो अगर उनका नहीं है तो सिंध तो कहता है आते जाते ये कहता है अब कि जो वफाक फैसला करेगा हम अपनी राय देंगे, लेकिन जो वफाक फैसला करेगा वो हम करेंगे। बलूचिस्तान वालों को ज़रा एक मुश्किल रही है वो तफ्तान की, और उनके हालात ज़रा मुनफरिद हैं, ज़रा मुख्तलिफ हैं, पर कोई इतना शिकवा 18वीं तरमीम की के हवाले से तो नहीं होना चाहिए वज़ीर आज़म। जी 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 चौधरी साहब, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये ख़ास तौर पे मुराद अली शाह जो हैं अंदर कोई बात मान के आते हैं, बाहर जाके कोई और बात कर देते हैं। फिर वो इतने बरम हैं कि उन्होंने कराची में बैठ के ये पहले कहा कि मैं स्टेक होल्डर से मिलने आया हूँ, और उन्होंने वज़ीर आला सिंध जो चीफ एग्जेक्टिव हैं उनको ऑडियंस ही नहीं दिया, उनको मिलने से इनकार कर दिया उन्होंने। तीसरे उन्होंने फरमाया कि ये 18वीं तरमीम ने, यानी वाज़ेह इशारा उनका मुराद अली शाह साहब की तरफ था कि वो डिक्टेटर बन गए हैं जो CM जो हैं। तो ये थोड़ा सा मिसप्लेस्ड क्रिटिसिज्म नहीं है? मेरे ख्याल में तो मिसप्लेस्ड है, ये उससे उल्टी बात हो रही है। आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर शहीद बनी वज़ीर आज़म, बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी जी वज़ीर आज़म जब बनी, और आप से मुलाकात बड़ी रहती थी, दोस्ती हमारी उससे बहुत पुरानी है, और मैं वज़ीर दाखिला हुआ, वज़ीर कानून बना, तो नवाज़ शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, हमने कई दफ़ा मैंने डिस्कस भी किया इसको, अब आपस में, कोई उनके ख़िलाफ़ साजिश के तौर पे नहीं, पर आपस में हमें हैरत होती थी कि वो ऐलान करके एलानिया वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने नहीं जाते थे एयरपोर्ट पे, और इसका पहले ऐलान कर दिया जाता था जी वज़ीर आला नहीं जाएंगे।
तो ये तो को हमें उस वक्त भी बुरी बात लगती थी, उस वक्त वजीर आला कर रहे होते थे। इस वक्त वजीर आज़म अगर करते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है। कराची जाके उनको चाहिए था सबसे पहले मिलना मुराद अली शाह को। और आपको ये भी याद होगा कि जब नवाज शरीफ आने के तैयार ही नहीं थे बीबी को के इस्तकबाल के लिए तक, तो हमने फिर ये सोचा कि हम वही हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती के लिए, तो हम ही हाथ बढ़ा देते हैं। और हमने फिर ये तय किया कि बीबी जाएंगी, और बीबी जहांगीर बदर साहब जो लाहौर की नुमाइंदगी और पंजाब की ज़्यादा करते थे, उनको लेके मरहूम जहांगीर बदर साहब को मियां नवाज शरीफ के घर 25 दिसंबर 1988 को गई बतौर वज़ीर आज़म मुबारकबाद देने उनकी सालगिरह की। तो हमने कोई और कुछ गिफ्ट्स भी साथ ले गई, हमने ये किया। लेकिन वो नवाज शॉल का तोहफा दिया था उन्होंने, शॉल का तो बिल्कुल शॉल का तोहफा दिया था। उसके बाद आपको याद होगा कि एक डिनर था जिसपे हम आप इकट्ठे थे पर्ल कॉन्टिनेंटल में, पर वो उधर से होके आई थी और बड़ी खुश थी कि मैंने आज पहला उठा लिया है और दोस्ती होगी, हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते। आपसे भी बात करती रही इस बारे में। तो लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी जगह बज़िद रहे। वो इस अगली मर्तबा इस्लामाबाद आए तो सीधे प्रेसिडेंसी से निकल के सीधे असलम बेग साहब, जनरल असलम बेग साहब के घर, और वहाँ से हमने सोचा कि शायद वज़ीर आज़म की तरफ आ जाए, क्योंकि पिंडी में उस वक्त था क़याम वज़ीर आज़म का और रिहाइश वज़ीर आज़म की वहाँ थी। तो हमने सोचते रहे कि शायद इस्लामाबाद पहले गए, फिर पिंडी ये पता था कि असलम बेग साहब के कॉल करने जा रहे हैं, फिर आएंगे, इतला आ जाएगी, पर हम देखते रहे और वो जीटी रोड पे चढ़े और सीधे लाहौर आ गए। और एक दफ़ा नहीं 2-3 मरतबा उन्होंने यही किया। मरी चले गए, मरी से आए और प्रेसिडेंसी गए, प्रेसिडेंट साहब से मिले और लाहौर चले आए। अच्छा, तो जी सही चौधरी साहब, लेकिन इसका उनको इसका खुमियाजा भी तो भुगतना पड़ा ना चौधरी साहब। बिलाखिर उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा जब वो वज़ीर आज़म बने और ग़ुलाम इसाक़ ने उनको फारिग कर दिया और एक बाद अज़ाब भी वो फारिग हुए। तो ये कोई अच्छी रवायत तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये हम COD के बाद और काफ़ी इन चीज़ों से आगे आ चुके हुए थे। तो अब ये पीछे की तरफ जो कदम है, मसलन 18वीं तरमीम है, ये कंसेंसस से भी बदल जा सकती, कोई सहीफ़ा आसमानी तो नहीं है। इसी तरह NFC अवार्ड है, वो कहते हैं गरीब कर दिया है वफाक को, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने जो 18वीं तरमीम और इसके ज़रिए इसको दोबारा इसकी वफाकियत को और इसके कौसाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम को रोल बैक किया था। तो अब उसको दोबारा उस तरफ ले जाना जो है ये तो बहुत महंगा सौदा होगा। और ये कोई ज़कात नहीं है जो सूबों को दी जाती है, ये तो सूबों का हक़ है जो NFC अवार्ड के तहत उनको मिलता है। जी बिल्कुल आरिफ साहब, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं कालाबाग डैम के हक़ में हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कालाबाग डैम उस वक्त नहीं बन सकता जब तक चारों भाई जिनका पानी है वो इस पे राज़ी ना हो। ये एक इतने छोटे से खाल पे एक भाई अपनी बारी से आधा घंटा पहले नक्का लगा के और बड़े भाई का या छोटे भाई का पानी जाता हुआ रोक के अपनी खेती में लगा ले तो वहीं कत्ल हो जाते हैं। तो ये तो दरिया बह रहा है और चारों भाइयों का पानी है, चारों सूबों का पानी है। सो गो हरचंद में कालाबाग डैम के हक़ में हूँ। मैं ये नहीं समझता कि ये बन सकता है। इसी तरह हरचंद में 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हूँ, अगर मैं हूँ तो मैं ख़िलाफ़ ही क्यों ना हूँ, पर ये 18वीं तरमीम भी अब एक कंसेंसस से बनी है। वैसा कंसेंसस आप पैदा करने की कोशिश करें, बेशक कोशिश करें। कोई जिस तरह आपने कहा है कुरानी या आसमानी सहीफ़ा तो नहीं है। हम जैसे गुनाहगार लोगों ने ही वोट किए हुए इस पे और बनाया हुआ है इसको। तो आप ज़रूर इसकी बेशक इसके ख़िलाफ़
को राय को हमवार करने की कोशिश करें, जी, पर जी। इसके होते हुए ये जिद तो ना लगा लें सूबों के साथ और इनफरादी तौर पे सियासतदानों के खिलाफ। मिसाल के तौर पे मुराद अली शाह, कि आप मुराद अली शाह को टारगेट ही कर लें। मुराद अली शाह मैं समझता हूँ कि मुझे तो बड़ा सच्ची बात है, वो मेरी पार्टी से है, वो ये भी बात होगी, पर मुझे तो बड़ा शाइस्ता किस्म का शख्स लगता है। जी, जी। शाइस्ता मिजाज है, शीरीं गुफ्तार है, यकीनन। कोई बात जो करता है दलील से करता है। मैंने उससे कुछ लेना नहीं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उसको देना नहीं, पर मैं समझता हूँ कि वो आप चीफ मिनिस्टर्स जो देखें, और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सारे चीफ मिनिस्टर्स बहुत अच्छे हैं, पर उनमें मेरे ख्याल में तो मुराद अली शाह स्टैंड्स आउट। जी जी, ठीक है। इत्तज़ार साहब एक ब्रेक लेते हैं, बाद जब वापस यही आएंगे वजह इससे मुतालिक भी बात करेंगे, और दूसरा ये जो अख्तर मेंगल साहब के मिक्स सिग्नल्स हैं, इनका नतीजा क्या निकलेगा, ब्रेक के बाद जानते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, सियासी मामलात से मुतालिक कुछ मज़ीद बात भी करेंगे। निज़ामी साहब, एक अहम अदालती फ़ैसला सामने आया, जो सदारती रेफरेंस था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुतालिक, उसको कलअदम करार दिया गया। इससे मुतालिक भी कुछ बात कर लेते हैं। जी चौधरी साहब। जी, ये काजी फ़ायज़ ईसा के जो रेफरेंस है, ये तो कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन साथ ही ये पख लगा दी है कि जी वो एक ख़ास मखसूस मुद्दत 60 दिन के अंदर FBI इसकी तहकीक करके रिपोर्ट दे। तो ये आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? पहले तो इस पर बड़ी मिठाइयाँ बांटी गई, और अब हमारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल और अहमद ख़ान जैसे वकीलों ने बड़ा इसको सराहा, लेकिन बाद ये भी फैसला किया गया कि इस पर रिव्यू पेटिशन डाली जाए। ये कोई दूध में मेंगनियाँ डाल दी गई हैं। तो आपकी अपनी क्या है इस बारे में? क्योंकि आप तो माशाल्लाह ये जस्टिस इफ्तिखार वाला जो रेफरेंस है वो आप डिफेंड भी कर चुके हैं, आपको मालूम है ये अदलिया के हालात, जजों के हालात, आज़ादी कितनी है कितनी नहीं है। तो इस वाले से कुछ रोशनी डालें थोड़ी सी। इसमें बात अगर पहले तो फैसले को अगर देख लेना, तो फैसले में जो बात इन्होंने बुनियादी तौर पे की है, वो कहा है कि जो रेफरेंस सदर अलवी ने दायर की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो कलअदम है, और जो शो कॉज नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जारी किया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, वो भी कलअदम है। फिर उन्होंने दूसरी बात ये की है कि ये FBI के पास जाएगा मामला, FBI इस पे तहकीक करेगा, उसकी उन्होंने को मियाद 60 दिन लगा दी है, और फिर ख़ास मियाद के अंदर वो तहकीक के बाद चेयरमैन FBI वो फैसला कर वो इस पर अपनी राय देगा, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाएगी। पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहसीयत चेयरमैन ये जो कमेटी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जाएगा। तो वाया वो इधर से उसको बंद करके, रास्ता बंद करके ऊपर से ले जाके फिर उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही भेज दिया, ले गए हैं मामले को। जो जिस बात पे मेरा ख्याल है, आपने नाम लिया हामिद खान साहब का, हामिद खान और दीगर वकला, वो बड़े मुतमईन हो गए होंगे। वो उसका पैराग्राफ 1 है कि फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड द रेफरेंस इज सेट असाइड एंड द शो कॉज नोटिस इज सेट असाइड। लेकिन मैंने तो पहले ही देखते ही ये कह दिया था कि 2-3 चीज़ें इसके बारे में वाज़े होनी चाहिए। पहली तो मैं एक चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात को खुद ले ले या उनको तलफ कर दे।
कि वो ख़त्म हो गए और रेफरेंस कोई डिक्लेयर कर दे, करार दे दे बिल्कुल बदनीयती पर मबनी और गलत, और ये वो केस नहीं है। बुनियादी तौर पे ये इख्तियार, ये फैसला करना कि किसी जज ने कोई ऐसा अमल किया है, ऐसा काम किया है कि वो जज रहने के हकदार नहीं है, ये फैसला और ये सिफारिश करनी सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है, सिर्फ। और इसको ये सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। अब मुझे इस पे सवाल होता है कि आपने तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस किया, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में आपने ये फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से कि ये रेफरेंस जो सदर ने की, सदर वो बनते थे परवेज़ मुशर्रफ, वो उन्होंने उनकी जानिब से जो रेफरेंस हुई वो कलअदम करार दिलवाई आपने। तो ये तजाद है, तजाद नहीं है। निज़ामी साहब बड़ी, और फैसल जी बड़ी दिलचस्प कहानी है ये जी। केस जब बहस हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के खिलाफ जो सदर ने मुशर्रफ ने की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, 13 जज बैठे थे। वो जज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस भगवान दास, और फिर डोगर साहब और जावेद इकबाल साहब, सीनियर मोस्ट जजेस, ये बैठे नहीं थे, तो बाकी 13 जजेस थे। अब 13 जजेस में मैंने उनको कहा कि ये कोई रेफरेंस है ही नहीं। वो कहने लगे ये तो आप बहस करेंगे लंबी, और मैंने कहा जी मैं तो 2 मिनट की बहस करके आपको ये साबित कर देता हूँ कि ये रेफरेंस ही नहीं जी। खलील हमदे साहब कहने लगे ये कैसे आप कहते हैं, ये 2 जुलाई 2007 को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये सारा नोटेड और दर्ज है। मैंने कहा जी ये रेफरेंस है ही नहीं, आपके सामने रेफरेंस ही कोई नहीं है। वो कहने लगे कैसे आप कहते हैं। मैंने कहा मैं ये आपको बता देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। कहने लगे ये तो आप लंबे बहस पे शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा मैं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में दिखाऊँ। कहने लगे बताएं। मैंने कहा एक हवाला सिर्फ ज़हन में रखें कि 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बहाल की थी नवाज शरीफ की असेंबली, जिसको डिसमिस किया हुआ था इसहाक खान ने, सदर ने, उसको 26 मई 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, फैसला किया था कि ऐसे दस्तावेज़ात हैं इस फाइल पे जिनका सदर ने एनलाइटेंड मुतालिया नहीं किया, मतलब मुतालिया किया है जी जी, लेकिन उनको रैशनल तौर पे मंतक और लॉजिक के हवाले से नहीं देखा, उसके मुखालिफ देखा। मैंने कहा ये फैसला। कहने लगे हाँ। मैंने कहा मैं ये साबित करूंगा कि सदर मुशर्रफ, वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, वज़ीर कानून वसी ज़फ़र, अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरज़ादा, जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा वकील थे मुशर्रफ के, जी जी, मलिक कयूम ये वकील थे, 2-4 और भी उनके वकील थे। मैंने कहा इनके साथ सारी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसने हुक्म इम्तनाई जारी किया है अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ, किसी एक ने ये रेफरेंस नहीं पढ़ा। जी जी। वो कहने लगे आप किस तरह कह सकते हैं। मैंने कहा मैं साबित करता हूँ। कहने लगे किस तरह। मैंने कहा पैरा नंबर 32 पे तशरीफ लाइए, ज़रा उधर आइए। इस रेफरेंस 13 जजों ने सारे बैठे हुए, वो उन्होंने पैरा नंबर 32 पे आ गए। 32 पे लिखा था हिंसा 32 का, आगे लिखा था डिलीटेड, और पूरा ब्लैंक था, उसके आधा पेज ब्लैंक था। मैंने कहा जी अगर पढ़ी होती तो ये तो कंप्यूटर ग्लिच है। आप वो करते 32 को, वो कहते हैं, मैं कहता आपने स्टेनो को 32 को 33 को 32 करके लेके आओ और इसको वो ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे थे एतजाज साहब। निज़ामी साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं एक चीज और जरा अर्ज करता हूँ जल्दी। हाँ मैं पूछना चाह रहा था जी
जी जी जी चौधरी साहब, मैं ये जल्दी से बात अर्ज कर दूं आपको कि वक्त थोड़ा रह गया है। वो जी मैंने जी कहा सफा वो जी जी पैरा नंबर 36 देख लें, वो भी ऐसे ही है। ये किसी ने पढ़ा ही नहीं। फिर मैंने कहा कि जो इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं इन्होंने, जो सबूत के तौर पे मुहैया किए हैं, कि जो कुछ एलिगेशन इल्ज़ाम लगाया है रेफरेंस में, उसका सबूत ये है, ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 20 रसीदें हैं, ये वो है। मैंने कहा वो भी किसी ने नहीं अच्छा पढ़े। कहने लगे कैसे कहते हैं? मैंने कहा सफ़ा 64 देखें। सही है। सफ़ा 64 पे एक पैम्फलेट पर लगा हुआ था। वो पैम्फलेट था कि जनाब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ही फलां 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 नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जज साहबान फलां 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 हैं। और गालियां थी, गालियां। चौधरी साहब एक सही है, आपका ये पॉइंट आ गया है। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो अख्तर मेंगल अलहदी हुए हैं अलायंस से, हुकूमती अलायंस से, ये कितना सीरियस डेंट है पीटीआई की कोalition में? इसलिए नहीं कि 4 आदमी हैं उनके और एक सेनेटर है गालबन, और बलूचिस्तान में उनके शायद 10 लोग हैं, बल्कि अपोजिशन में अगरचे वहाँ पे, इसलिए कि ये एक बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टी है और वो कहते हैं हमारे किसी मुतालबे पर इमरान खान साहब ने साथ नहीं कहा। तो ये इसको आप कितना संजीदगी से लेते हैं इस मामले को? मामला बड़ा संजीदा है, गंभीर है, और इस पे इमरान खान साहब की हुकूमत गिर सकती है। इसमें कोई उनकी मेजॉरिटी इतनी है, ऐसी है ही नहीं। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को तो आप जानते हैं कि किसी और ने कुछ और ही संभाले हुए हैं। अगर उनकी तरफ से कोई इशारा हुआ कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दो या इन हाउस चेंज कर लो, तो फिर ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। ये 4 वोट तो 40 हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आना, तो फिर उसकी वजह फिर उसका कोई ख़ास असर नहीं है। जी जी ठीक है। अच्छा एतजाज़ साहब, शॉर्टली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अभी आप ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब वाले रेफरेंस की बात कर रहे थे, आपने कहा 13 जजेस को आपने वो जो फ्लॉस थे रेफरेंस में वो बता दिए। आपके मुताबिक ये बता दें कि क्या जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच सुन सकता है या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही मैंडेट है उसको सुनना? शॉर्टली आंसर दीजिएगा। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस है ही नहीं। जी जी ठीक है भेजा ही नहीं गया। सपोजिंग वो दिलचस्प गाने या गजलें लिख के भेज देता है सदर, और ऊपर आर्टिकल 209 लिख के और गजलें लिख के भेज देता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एतजाज़ हसन साहब बहुत शुक्रिया। आपके ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले एतजाज़ हसन साहब कह रहे थे कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है तो मौजूदा हालात में इमरान खान साहब की हुकूमत गिर सकती है। हुकूमत को तो फ़र्क पड़ रहा है अख्तर मेंगल साहब के अलहदा होने से, अपोजिशन को क्या फ़र्क पड़ेगा निज़ामी साहब? नहीं, लेकिन देखिए उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा ये कि ये सूरत होगा कि जो मलफूफ अंदाज से उन्होंने कहा कि जो क़ुव्वतें इमरान खान के साथ खड़ी हैं या पीछे खड़ी हैं, वो अगर चाहेंगी तो ऐसे होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मसलन जो मेंगल साहब के जाने से हुकूमत नहीं टूटती, लेकिन अगर चौधरी बरदरान और MQM ये फैसला कर लेते हैं तो हुकूमत टूट जाती है। और यकीनन इसमें ये दोनों पार्टियां जो हैं ये सिर्फ जब तक बत्ती उनको ग्रीन नहीं लाइट नहीं मिलेगी वो
इशारा क्रॉस नहीं करेंगे। वैसे निज़ामी साहब अंदर की क्या खबर है, ये मैंगल साहब के अलहदा होने के बाद पंजाब में और बिलखुसूस चौधरी बरादरान भी कुछ सोच रहे हैं या अभी वो सिर्फ जायज़ा ले रहे हैं? चौधरी साहब बहुत बरम और नाराज़ हैं, लेकिन वो ऐसा कदम कोई नहीं उठाएंगे जिससे इमरान खान की हुकूमत डिस्टेबलाइज हो। अगर उन्होंने उठाया तो फिर समझ लें कि उनको कह दिया गया कि जी इमरान खान का डब्बा गोल है। जी अच्छा, ये इससे रिलेटेड, ये मैंगल साहब से रिलेटेड मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। पहले जरदारी साहब से टेलीफोनिक रब्ता और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात, ये क्या कोई मैसेज है कि भाई वरना मैं आने वाला हूँ इनके पास दोबारा से? जी मैं इसमें इजाफा करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब से भी रब्ते हुए हैं जी। उन्होंने कहा जैसे ही मेरा ये क्वारंटीन पीरियड ख़त्म होता है हम इस मसले पे APC बुलाएंगे जी। और बिलावल साहब आगे ही कह चुके हैं इस बात के ऊपर। तो बिलावल और शहबाज शरीफ भी इन टच हैं, बिलावल और मैंगल साहब भी इन टच हैं, मैंगल और जरदारी साहब भी इन टच हैं। फिर ये मौलाना फजल रहमान की जो मीटिंग है ये भी बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की मेरा ख्याल है 10 सीटें या JUIF की। जो चौधरी साहब ने असल बात कही है ना वो ये कि BA कि वहाँ पे जो बाप पार्टी है उसकी भी हुकूमत जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। बाप पार्टी तभी होगी जब उनके बाप उसको डिस्टेबलाइज करना चाहें। दूसरी ये है कि ये बात आप याद रखें कि ये जो बलोच नेशनलिस्ट हैं इनकी जो बातें हैं ये बलूचिस्तान में ज़बान ज़द खासा आम होती हैं। इसमें वो भी शामिल है जो हुकूमती पार्टी में वजारतों के मजहबी लूट रहे हैं, वो भी इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। जी जी तो जी, एक मरला आ सकता है कि ये लोग भी अवामी प्रेशर या और नेशनलिस्ट प्रेशर के ज़रिए ये कुछ अपने रवैये पर नज़रसानी करें और मैंगल के साथ कोई इत्तेहाद बना लें। जी जी ठीक है। निज़ामी साहब आप कह ये रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में अपोजिशन का सुकूत टूटने वाला है और शायद फिर से कोई अलायंस की तरफ ये अपोजिशन जाए। खैर एक और मामला निज़ामी साहब, मैंगल साहब ने खुद भी हिंट कराई है इस तरफ। जी 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 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये देखना ये होगा कि रूह रवां फिर से मौलाना फजल रहमान होंगे या मैंगल साहब होंगे। PIA की रिपोर्ट से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म साहब को पेश कर दी गई है। आज वज़ीर आवाज़ी सरवर खान साहब ने ये कहा है कि बुध को कौमी असम्बली में भी आ जाएगी। जो ज़राए से मंदरजात इस रिपोर्ट के सामने आ रहे हैं निज़ामी साहब, उसमें पायलट और कंट्रोल टावर दोनों को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक तो क्रेडिट बनता है सरवर खान साहब का कि 1 महीने में रिपोर्ट मुरतब कर ली है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद क्या होगा? ये देखें, ये रिपोर्ट जो है बड़ी कोई तीर नहीं मार रही है। ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया था हादसे के वक्त ही कि ये जहाज़ की ख़राबी नहीं बल्कि पायलट एरर है। तो जो उन्होंने, आपको याद है मैंने प्रोग्राम में भी कहा था कि हॉट एंड हाई मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे था और बहुत ऊंचा था, और जब इतनी ज़ोर से वो लगा नीचे तो उसके लैंडिंग गियर वगैरह और उसकी जो इंजन है वो तब डैमेज हो गए। उसके बावजूद वो इस रिपोर्ट से पता लगता है कि 12 मिनट वो चक्कर लगाता रहा, और रिपोर्ट ने सही कहा कि उसको दोबारा लैंडिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसको जो हो गया था ना वो करते तो इतना नुकसान ना होता शायद। दूसरे दिलचस्प बात है कि इसमें CAA की नाअहली को भी किया गया है। फिर जो वो जो एयर कंट्रोलर्स होते हैं जी, वो देखें कि वो इतने बड़े हादसे के बावजूद वो बिजनेस एज यूजुअल थी, वो 7 बजे तक ड्यूटी करते रहे। हालांकि उनको फौरी तौर पे वो मुअत्तल करके उनको उनसे इंक्वायरी होनी चाहिए थी इस चीज़ की कि हुआ क्या है। और ये हादसा जो है ये बहुत बड़ा संगीन है इस लिहाज से कि ये जो कैजुअल तसाल पसंदी है वो CAA में भी भरे हुए हैं सिफारशी लोग। ख़ुद PIA की इंतज़ामिया जो है वो एयरफोर्स है जिनको कोई तल्लुक़ ही नहीं है कमर्शियल एविएशन से, और उस पर बढ़कर ये कि ये जो एयर कंट्रोलर्स हैं उनका हाल, वो जो CAA के नीचे ही आते हैं उनका हालत ज़ार आपने देख लिया। और असल बात यह है कि ये अगरचे इस रिपोर्ट आ गई लेकिन फ्लाइट रिकॉर्डर और जो वॉइस रिकॉर्डर है जो भी कहते हैं उसको, वो तो एयरबस इंडस्ट्री के पास है। वो जो रिपोर्ट देंगे ब्लैक बॉक्स बोलते हैं निज़ामी साहब उसको, ये यकीनी तौर पे वो रिपोर्ट, वो उनकी फाइंडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अभी तो जो ज़राए से खबरें आ रही हैं उसमें ये भी हो रहा है कि पायलट अपना कंट्रोल टावर के साथ स्केड्यूल वॉइस रिकॉर्डर भी है ना जी, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
वायसराय। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर निज़ामी साहब देखते हैं बुध को जब ये रिपोर्ट आ जाती है। एक और बात जो जी जी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो रमज़ान के दिन थे। जी अब ये पायलट साहब जो हैं, मैंने सुना कि ये गालबन रोज़े देते थे। शुगर लेवल जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए जो PIA के पायलट्स हैं उन्हें कहा जाता है कि भाई आपने रोज़ा नहीं रखना। पता नहीं उन्होंने SOPs किस हद तक फॉलो की, क्योंकि जो कुछ पायलट ने किया वो कोई रैशनल नहीं था। ये और बात है कि वो अगर खुदकुशी, लेकिन एक और चीज़ जो है आपको बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ भी सिंध और पंजाब के दरमियान एक DNA टेस्टिंग पे लड़ाई, उसके नतीजे में एक लाहौर में मॉर्चरी पड़ी है एक ऐसी शख्स की जो कि कराची में आइडेंटिफाई हुआ है और उसको दफन भी कर दिया होगा उनकी फैमिली ने, वो कोई और है। तो मकसद है कि ये भी तो एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है ना कि हमारी नालायकी की इंतहा है, हर मामले पे सियासत आ जाती है, आइडेंटिफाई नहीं करते। कभी आपने सुना ऐसी बात? जी निज़ामी साहब, बदकिस्मती से हर मामले पे सियासत आ जाती है। और उस वक्त इमरान इस्माइल साहब ने पंजाब से टीम मंगवा ली थी, बाद में सिंध गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास जी ये DNA करने की फैसिलिटी है। अच्छा, ये सियासत से एक ऑन अ लाइटर नोट, राजा रियाज साहब हैं फैसलाबाद से, PTI के MNA हैं, पहले अपोजिशन लीडर थे पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब में, एक बड़ा कैजुअल सी पर्सनैलिटी है। उन्होंने अपनी जमात के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट कर दिया पेट्रोल के मामले पे, और ये बाद में कहा कि मुझे खिताब का मौका नहीं दिया जा रहा। ये क्या कोई वार्निंग है? इसको सीरियस लेना चाहिए या उनका जलापन जाग उठा है? जलापन तो है ही खैर, लेकिन राजा साहब लावाबाली का तबीयत के मालिक हैं। उनको ये भी मेरा ख्याल है गिला कि उनको वफाकी काबीना में जगह नहीं दी गई, जो उनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। जी ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।